Hello students, welcome to the most amazing learning platform Great Geniuses. This is गुनगुन कालड़ा. आज हम करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की एक वन शॉट लर्निंग. देखिए बच्चों, हमने क्या देखना है इस चैप्टर में? हमने देखना है कि ये जो रबड़ है हमारे पास, इस पे जब मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ तो ये अपनी शेप चेंज कर देती है, लेकिन जब मैं फोर्स छोड़ देती हूँ तो ये अपनी शेप वापस से वही रीगेन कर लेती है. ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन सी प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है? इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डीफॉर्मिंग फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को आखिर में कहा क्या जाता है, ये सब डिस्कशन आज हम इस चैप्टर की वन शॉट लर्निंग में करने वाले हैं. देखिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप देखिए क्या है. A rigid body referred to a hard solid object having a definite shape and size. Rigid body क्या होती है बच्चों? Rigid body वो body होती है जिसकी definite shape होती है और definite उसका size होता है ना? However, in reality, body can be stretched, compressed and bent. Even the strongest steel bar can be deformed when a sufficiently large external force is applied on it. वो कहता है कि अब देखिए ये हमारे पास पैनल है, ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? आप कहेंगे रिजिड है ना? ये हमारे पास रिजिड बॉडी है. बट अगर मैं इस पैनल पे क्या है, लार्ज डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करती हूँ, मान लो हैमर ही अप्लाई करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा ये भी, है ना? तो ये क्या कहा गया है कि इन ऑर्डर टू मेक अ चेंज देयर शेप और साइज अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. ये पैनल है, मैंने इसके शेप और साइज को चेंज करना है तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना. अब जैसे अब ये पेन है, ये भी क्या है? एक तरह की बच्चों रिजिड बॉडी है, लेकिन अब मुझे इसको ब्रेक करना है फॉर एग्जाम्पल, है ना? ब्रेक करूंगी तभी इसका साइज और शेप चेंज होगी. तो उसके लिए मुझे क्या है? डीफॉर्मिंग फोर्स क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? अब डीफॉर्मिंग फोर्स होती क्या है? अ डीफॉर्मिंग फोर्स इट कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स दैट प्रोड्यूस अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कि जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ले आती है जब आप उस पे अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे डीफॉर्मिंग फोर्स को. जैसे मान लीजिए ये रबर बैंड है, मैंने इस पे डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, ये डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ना, डीफॉर्मिंग फोर्स से देखिए इसके शेप और साइज में क्या आ गया? चेंज आ गया. ठीक है, अब देखिए जैसे अब देखिए ये रिजिड बॉडी दिख रही है बच्चों आपको. अब डीफॉर्मिंग फोर्स आया तो ये क्या हो गई? रिजिड बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगने से क्या हुआ? ये बॉडी की शेप और साइज क्या हो गई? चेंज हो गई. बट उसके लिए जरूरी क्या था? मुझे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना जरूरी था, है ना? अब देखिए पेंसिल है, इस पेंसिल को मैंने ब्रेक करना चाहा, ब्रेक करने के लिए इसका शेप और साइज मुझे चेंज करना होगा. वो कैसे होगा? मुझे इस पे क्या लगाना पड़ेगा? डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा. अब बात आती है कि आप समझ चुके हैं रिजिड बॉडी क्या है. रिजिड बॉडी को का शेप और साइज चेंज करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द डीफॉर्मिंग फोर्स. पर उससे पहले डीफॉर्मिंग फोर्स तो आप समझ गए. अब बात करते हैं इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की. इलास्टिसिटी क्या होती है बच्चों? इलास्टिसिटी रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होगी बाय विर्च्यू ऑफ व्हिच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर हैविंग द डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ड. मतलब क्या होगा? रबर बैंड. ये रबर बैंड को ही आपने समझना है इलास्टिसिटी से, कि देखिए ये रबर बैंड है, इस पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, रिमूव किया, वापस से अपनी शेप रीगेन कर ली. ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये प्रॉपर्टी होगी हमारे पास इलास्टिसिटी. किस प्रॉपर्टी के कारण रबर बैंड ने अपनी शेप रीगेन की बच्चों? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण रीगेन की. अब उसके बाद क्या है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होगी? द बॉडी विच हैव द कैपेबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीटली. एक ऐसी बॉडी जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी और कंप्लीटली बिल्कुल वैसे ही रीगेन कर ले आफ्टर हैविंग द डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव. जैसे ही आप डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करो, जो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर ले, साथ साथ ही उस बॉडी को क्या कहा जाता है? हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहा जाता है. अब देखिए रबर बैंड का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है. प्लास्टिसिटी क्या होती है? अब बात आती है प्लास्टिसिटी की. व्हेन अ बॉडी डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली. जब कोई भी बॉडी
अपना जब हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, मान लीजिए ये है, मैंने इस पे हैमर मारा, ये ब्रेक हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या था, हैमर का मारना, है ना, हैमर को मैंने मारा, वो डिफॉर्मिंग फोर्स था, ये ब्रेक हो गया। अब क्या होगा, मैं वापस से जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर रही हूँ, क्या ये वापस से वैसे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन सी होगी बच्चों, व्हेन अ बॉडी डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली, जब बॉडी के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को कंप्लीटली रीगेन कर सके, एंड इमीडिएटली आफ्टर हैविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ड, कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो गया तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वापस से ओरिजिनल साइज एंड शेप वो ले सके, वो बॉडी कौन सी होगी, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, प्लास्टिसिटी कहा जाएगा। और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बच्चों कौन सी होगी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वो बॉडी होगी, अ बॉडी दैट डजंट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ऐसी बॉडी जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन रीगेन नहीं कर पा रही जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया है, उस बॉडी को कहा जाएगा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो मतलब हम समझ चुके हैं इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है। क्या कहता है बच्चों कि आपको किसी ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करनी है, यू हैव टू अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। अगर वो अपनी शेप रिगेन कर रही है वापस से, अगर वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर रही है, दैट बॉडी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। अगर वो बॉडी आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अपनी शेप रीगेन नहीं कर रही है, दैट बॉडी इज कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब आप देखिए क्या पूछा गया है, विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। मैम आंसर आ रहा है रबर, दैट्स रॉन्ग, इसका आंसर रबर नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, स्टील आएगा। स्टील इज मोर इलास्टिक देन दी रबर, ये हम अभी देखेंगे कैसे स्टील ज्यादा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करती है। देखिए ये स्टील हमारी जो होती है मोर इलास्टिसिटी होती है एज कंपेयर टू रबर। क्यों होता है, ये रीजन है यंग मॉडुलस का। यंग मॉडुलस होता है बच्चों वो स्टील का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रबर, दैट्स व्हाई स्टील है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करनी है। अगर आपको इस चैप्टर की 1 to 1 टॉपिक की डिटेल स्टडी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी कहाँ जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, हमारी ऐप ग्रेट जीनियस को डाउनलोड करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो उसमें आपको क्या है, ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स की आपको क्या मिलेगी, कंप्लीट स्टडी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होगा, देखिए ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है कि पेपर आ गए हैं तो हमें स्ट्रेस हो रहा है, ये वो स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस क्या होगा, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट। डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जिस ऑब्जेक्ट पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट, है ना। उस ऑब्जेक्ट पे, डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है, इंटरनल जो लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट, उसे कहा जाएगा स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए आप ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, नीचे से कौन सा फोर्स लग रहा है, इस साइड से ये फोर्स लग रहा है आपका इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, और इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा बच्चों स्ट्रेस। ये जो फोर्स होगा यहां से लगने, देखिए यहां से तो आप एक्सटर्नल लगा रहे हैं, इधर से तो मैम हम एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं, इधर से कौन सा लगेगा, इंटरनल लगेगा, और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अब देखिए क्या है मैथमेटिकल फॉर्म, अगर हम स्ट्रेस की देखें, स्ट्रेस क्या होता है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, फोर्स की एसआई यूनिट हमारे पास देखिए स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है कब पॉसिबल होगा, ये आपका जब एसआई यूनिट की आप बात कर रहे हैं, है ना। सीजीएस में अगर मैं बात करूं, सीजीएस में फोर्स की क्या हो जाएगी, फोर्स की सीजीएस में हो जाएगी डाइन, और एरिया की हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट ये किस में हो जाएगी, सीजीएस में हो जाएगी। ठीक है, और देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमने स्ट्रेस का फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट, देखिए
स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास स्ट्रेस होता है। फोर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए, है ना। एरिया हम एज इट इज लिखते हैं। अगर देखिए मास की डायमेंशन क्या होती है, मास की कैपिटल M, ये हम यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर में अच्छे से समझ चुके हैं। कैपिटल M मास की क्या होगी, डायमेंशन होगी। अब यहाँ पे A क्या है, A है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, LT-2, जो हम अच्छे से कर चुके हैं। एरिया की क्या हो जाएगी, एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। तो ये क्या हो जाएगी, L स्क्वायर विच इज इक्वल टू M L की पावर -1, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, T पावर -2। ये हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगी, ये हमारे पास स्ट्रेस की डायमेंशन आ चुकी है कि स्ट्रेस की क्या डायमेंशन है ना। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के भी काफी टाइप होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, ये आपकी एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है, दैट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है स्ट्रेस के टाइप, देखिए एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होगा, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन द स्ट्रेस इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जब आपका डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे अप्लाई होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल अप्लाई होगा। जैसे इसके अंदर भी 2 टाइप्स आते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस आती है। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है बच्चों, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या होगा, वही बात करते हैं हमारे पास रबड़ की। अब ये हमारे पास क्या है, रबड़ है। मैंने इस रबड़ पे, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया। डिफॉर्मिंग फोर्स आप देखिए पहले ये ओरिजिनल ऐसे थी, मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, क्या इसकी लेंथ इंक्रीज हुई, यस मैम इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। लेंथ इंक्रीज हुई तो ये कौन सी स्ट्रेस होगी, ये हमारे पास स्ट्रेस होगी टेंसाइल स्ट्रेस। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, है ना, जब आपने फोर्स अप्लाई किया है उसकी वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो उस स्ट्रेस को आप नाम देंगे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए एक हमारे पास है कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस कौन सी होती है कि व्हेन देयर इज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज होगी तो क्या नाम देंगे उसको नाम देंगे कंप्रेशनल स्ट्रेस। इंक्रीज होगी तो क्या नाम देंगे, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अब एक और स्ट्रेस आती है विच इज शियरिंग स्ट्रेस। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ बॉडी, जब डिफॉर्मिंग फोर्स जो आप एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे वो टेंजेंशियली अप्लाई कर रहा है, टेंजेंशियली अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे, तो वो क्या होगा, उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। शेप में चेंज आने की वजह से देखिए कौन सी स्ट्रेस लगी है, इसमें टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया है आपने तो उसकी शेप में चेंज आया है, उस स्ट्रेस को आप कहेंगे शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस तो आपने समझ लिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, उसके अंदर 2 टाइप थे, टेंसाइल और कंप्रेशनल, है ना। और हमने देखी शियरिंग स्ट्रेस जिसमें हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स गेट अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट अंडरगो चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो क्या उसकी शेप और साइज में चेंज आएगा, हाँ उसके शेप और साइज में चेंज आएगा, है ना, ठीक है, उसके शेप और साइज में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो वो क्या कह रहा है, द फ्रैक्शनल चेंज इन देयर सेटअप इज नोन एज स्ट्रेन। जो उसकी शेप में चेंज आ रहा है, फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। जैसे हमारे पास देखिए स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्योंकि देखिए हमारे पास मान लीजिए यही रबर बैंड है, इसकी मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कैसे थी, ऐसे थी, ओरिजिनल डायमेंशन ये थी, लेकिन जब मैंने इस पे क्या अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स, इसकी ओरिजिनल डायमेंशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, लेंथ में चेंज आ गया है, एरिया में चेंज आ गया है, दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इज नोन एज स्ट्रेन,
ठीक है। स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल आपकी जो डायमेंशन है। ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी रहेगी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे जो यूनिट होगी, मान लीजिए यहाँ पे लेंथ है तो यहाँ भी लेंथ होगी, यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ भी वॉल्यूम होगी, तो क्या होगी आपस में, क्या होगी, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट एंड इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब देखिए स्ट्रेन भी आगे टाइप्स में डिवाइडेड है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बात कर चुके हैं, लेंथ में चेंज आता था, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते थे, लेंथ में चेंज आने से हमारे पास क्या आता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता था, है ना। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। एंड शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, ये होगा टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये देखिए कैसे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखिए, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, क्या इसकी कोई डायमेंशन होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसकी भी मीटर यूनिट कैंसल, वॉल्यूम में इसकी भी मीटर क्यूब, वॉल्यूम यूनिट कैंसल। शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होगा, आप या तो इसको लिख सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेन को tan थीटा के इक्वल, या आप इसको लिख सकते हैं x/l के इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, मान लीजिए x से चेंज आ रहा है, आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, कितना उसकी हमारे, अगर हम देखें कि टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने से उसके जो एरिया में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज x बाय टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फोर्स x/l, भी आप इसको लिख सकते हैं। अब बात आती है हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ कहता है कि रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस टर्न आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि विद इन इलास्टिक लिमिट क्या आप देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विद इन इलास्टिक लिमिट, ना उससे बाहर ना उससे पहले, है ना, विद इन, बाहर नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। के हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, जिसको हम इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, सिग्मा, अगर आप डिनोट करते हैं स्ट्रेन को साइलेंट से, तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ई हमारे पास किसके, यहाँ या तो ई लिख सकते हैं या फिर आप के लिख सकते हैं, विच इज यंग मॉडुलस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय ई के इक्वल आ जाएगा। हुक्स लॉ ने आपने बस ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट विद इन इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। अब हमारे पास एक आ रहा है, देखिए पहले आपने पढ़ा मैम स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेस का मतलब था कि चेंज आता था, लेंथ में चेंज आ रहा था, हमने देखा वॉल्यूम में भी आ रहा था, टेंजेंशियली अप्लाई किया तो भी हमने शेयरिंग स्ट्रेस देखा, है ना। फिर हमने स्ट्रेन देखे कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये सब। अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। पहला क्या है, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है बच्चों, it refer to the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain। यंग मॉडुलस जो होता है ये स्ट्रेस और, देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा बच्चों, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ही था, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो रहेगा, ठीक है। तो यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो अगर ये हमारे पास रहता है, देखिए अब हम क्या कर रहे थे, यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कर रहे थे। मैंने कहा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, तो यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो रहेगा, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का तो रेशियो है, अब बात आती है कि स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मान लीजिए चेंज हमारे पास, देखिए यहाँ पे अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई भी वायर है, ठीक है, जिस वायर की लेंथ ओरिजिनल L है, अब यहाँ पे आपने इस पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया आपने, इस पे फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसकी लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। मान लीजिए इसकी लेंथ में चेंज आया डेल्टा L,
ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया होगा। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज कितना आया है डेल्टा एल का, ओरिजिनल कितना था एल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है। अब यंग मॉडुलस की अगर हम यूनिट देखें तो क्या स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है, स्ट्रेन की यूनिट तो नहीं होती है ना, तो यंग मॉडुलस की यूनिट क्या रहेगी, जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही यंग मॉडुलस की यूनिट रहेगी, है ना। तो इसकी एसआई यूनिट भी वही रहेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए मेटल्स यूजली हैव हाई वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। ठीक है। और जिसका यंग मॉडुलस बच्चों ज़्यादा होगा वो मटेरियल आपका क्या रहेगा, मोर इलास्टिक रहेगा। दैट्स व्हाई आपका जो स्टील होता है उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रबर। ठीक है। यंग मॉडुलस ये हमने देख लिया है F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा L/L, क्योंकि देखिए पहले ओरिजिनल लेंथ L थी, आपने फोर्स अप्लाई किया, इसने अपनी चेंज की लेंथ में कन्फिग्रेशन, डेल्टा Li कन्फिग्रेशन में चेंज, तो हमारे पास स्ट्रेन क्या आ गया, चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। ठीक है। देखिए यंग मॉडुलस में बात कर रहे थे हम किसकी, लेंथ की, यहाँ पे हम बात करेंगे बल्क मॉडुलस में चेंज इन वॉल्यूम की। ये भी क्या होगा, बल्क मॉडुलस, स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक, आप जो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, प्रेशर पर यूनिट एरिया को, प्रेशर को मैं क्या लिखती हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को मैंने P से डिनोट कर दिया, डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, और उसकी डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, टू द ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल रेफर टू द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हमारे पास जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी होगी। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि जो हमारे पास बल्क मॉडुलस में हम देख रहे हैं यूनिट किसकी आ रही थी, स्ट्रेस की आ रही थी, विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएंगी ना, वो हमारे पास यूनिट स्ट्रेस की आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास यूनिट कंप्रेसिबिलिटी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे शियर मॉडुलस क्या हो जाएगा, शियर मॉडुलस हो जाएगा रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू दी शियरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको ईटा से शो कर रहे हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस जो हमने अप्लाई किया फोर्स पर यूनिट एरिया, और शियरिंग स्ट्रेन हमने कहा था X/L होता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, FL डिवाइडेड बाय AX। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स फॉर विच इलास्टिसिटी इज एक्सपीरियंस, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जहां तक आपकी इलास्टिसिटी एक्सपीरियंस हो रही है वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वही हमारे पास लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगी। अब हम करने जा रहे हैं पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखिए रिजिड बॉडी क्या है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन, सब कुछ आपने देख लिया। इफ यू वांट कंप्लीट इंफॉर्मेशन बाय दिस, है ना, अगर आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए कि स्ट्रेस के बारे में आपको अच्छे से जानना है, स्ट्रेन के बारे में अच्छे से जानना है, बल्क, यंग मॉडुलस, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है और आप वहाँ पे इनके बारे में अच्छी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़नी है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन पढ़ना है कि कैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन कैसे होता है, ये चीज आपने देखनी है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले above graph show the stress strain curve for a metal wire which is gradually being loaded। ये ग्राफ आपका क्या है, मेटल वायर के लिए दिखाया गया है। The initial part OA of a graph is a straight line। बच्चों यहाँ पे इनिशियली आप देखिए इसके अंदर पॉइंट है OABCD। ये ग्राफ के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर 4 पॉइंट हैं OABCD। OA आप लाइन आपको क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि स्ट्रेस आपका स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लाइन क्या शो कर रही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन टू से हुक्स लॉ ओबेट, है ना, हुक्स लॉ ओबे हुआ। तो देखिए अप टू द पॉइंट ए हुक्स लॉ इज ओबेट, कि ए तक तो हुक्स लॉ ओबे हुआ है।
द पॉइंट ए इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट, इन दिस रीजन द वायर इज परफेक्टली इलास्टिक। तो ओ ए रीजन में क्या रहेगी आपकी वायर, इलास्टिसिटी का नेचर शो करेगी, परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आफ्टर द पॉइंट ए पॉइंट के बाद क्या हुआ, द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब एक कर्व सी आ गई, यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, आपको एक कर्व्ड पोर्शन दिखने को मिल रहा है। पहले तो स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही थी, अब आपको एक कर्व्ड पोर्शन देखने को मिल रहा है विच इज ए बी, जो जनरेट हो चुका है। बट इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी, द कर्व इज रीट्रेस्ड अलोंग BOA एंड द वायर रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। लेकिन आप देखते हैं कि अगर आप यहाँ कहीं पे भी अपना डिफॉर्मिंग फोर्स जो आपने लगाया है वो रिमूव करते हैं BAO के अलोंग, तो आपकी वायर क्या है, वापस से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेती है। तो ये रीजन आपका BAO वाला रीजन बच्चों कौन सा रीजन होगा, इलास्टिक रीजन होगा। ठीक है, एंड द पॉइंट बी को आप क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट कहेंगे कि इसके बाद तो ऐसा नहीं होगा, बी तक ऐसा हो गया, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू बी इज यील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे हम यहाँ पे, और इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहेंगे। अब उसके बाद पॉइंट आ रहा है बच्चों सी पॉइंट। सी पॉइंट पे आपको देखने को क्या मिलता है, देखिए beyond the point B, the strain increases more rapidly than stress. When the load is removed at any point C, the wire cannot back to its original length. वो कह रहा है कि B पॉइंट तक क्या था, आप यहाँ पे स्ट्रेन रिमूव कर रहे थे, तो आप वापस से स्ट्रेस रिमूव कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, आपको वापस से वही शेप मिल रही थी, फोर्स रिमूव कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, आप स्ट्रेस रिमूव कर भी देंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे स्ट्रेस रिमूव कर भी दिया, लेकिन यहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन के बाद सी पॉइंट पे बॉडी आपकी प्लास्टिक रीजन शो करने लग जाएगी, प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लग जाएगी। ठीक है, देखिए इवन ऑन डिक्रीजिंग द स्ट्रेस टू जीरो और रेसिडुअल स्ट्रेन सेम एज ओ इज लेफ्ट इन द वायर। आपने यहाँ पे देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया, लेकिन फिर भी आपको परमानेंट स्ट्रेन देखने को मिला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आपको देखने को मिला कि प्लास्टिक रीजन शुरू हो गया है। फिर आप लोड को इंक्रीज करेंगे बियॉन्ड द पॉइंट सी, तो क्या आएगा, लार्ज स्ट्रेन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी वायर एकदम से ब्रेक हो जाएगी, तो हमें एक फ्रैक्चर पॉइंट देखने को मिलेगा विच इज पॉइंट डी। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्चर पॉइंट देखने को मिला। मतलब बस आपको क्या कहना है, आपने यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ पढ़ा, ओ से ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हुक्स लॉ ऑर्बिट था, इलास्टिक रीजन देखने को मिल रहा था। ए से बी तक आपको क्या है, हुक्स लॉ ऑर्बिट नहीं है, कर्व्ड रीजन सा देखने को मिल रहा है, लेकिन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आ रही है। सी पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका प्लास्टिक बिहेवियर आना शुरू हो गया। आपने स्ट्रेस को रिमूव किया, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, बट फिर भी आपको यहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रेन देखने को मिला। और एक पॉइंट ऐसा आया डी पॉइंट, जो क्या था बच्चों, एक फ्रैक्चर पॉइंट आ चुका था। ठीक है, जिसमें आपकी वायर ऑटोमेटिकली क्या है, ब्रेक हो गई थी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, इलास्टिक इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट के कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट ये क्या है, ऑब्जेक्ट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका वापस से ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। सर्टेन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, वेयर एज सम ऑब्जेक्ट टेक लॉन्गर टाइम टू डू सो। आपने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, कुछ तो बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगे, अपनी शेप वापस से रीगेन कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा टाइम लेंगे, है ना। द डिले इन अटेनिंग बैक द ओरिजिनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज टर्म्ड एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मतलब जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया तो उसके बाद जितना टाइम लग रहा है ओरिजिनल शेप रीगेन करने में, उसे ही क्या कहा जाता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहा जाता है, उसी डिले को। इलास्टिक फैटिग्यू क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल बाय विर्च्यू ऑफ इट्स बिहेवियर बिकम लेस इलास्टिक अंडर द एप्लीकेशन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे आप बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, करी ही जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, तो वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, खत्म करने लग जाता है, शो करनी कम करने लग जाता है। उसी क्या कहते हैं, इलास्टिक फैटिग्यू कहते हैं उस प्रॉपर्टी को।
डक्टाइल मटेरियल्स कौन से होते हैं बच्चों? द मटेरियल्स दैट हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन आर नोन एज डक्टाइल मटेरियल, जिनकी प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन इनका ज्यादा होता है। दिस मटेरियल्स अंडरगो कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, आप इनको क्या है, डक्टाइल मटेरियल हम सबने पढ़ा है, जिनको हम थिन वायर्स में क्या है, मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कॉपर सिल्वर के। अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ब्रिटल मटेरियल्स, जिनमें प्लास्टिक एक्सटेंशन बहुत कम होगी और ये बहुत जल्दी क्या है, ब्रेक हो जाते हैं। देखिए दिस मटेरियल्स ब्रेक एज सून एज स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, आपने बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस अप्लाई किया तो ये मटेरियल्स ब्रेक हो जाएंगे, तो इन मटेरियल्स को क्या कहा जाता है, ब्रिटल मटेरियल्स कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है पॉइजन रेशियो की। पॉइजन रेशियो क्या होता है हमारे पास, देखिए ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एट द फ्री एंड ऑफ सस्पेंडिंग वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, डायमीटर D है, आपने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई डेल्टा L से, बट उसका डायमीटर डिक्रीज हो गया डेल्टा D से, है ना, ऐसे ही होगा ना। देखिए क्योंकि हमारे पास क्या रहेगा, एरिया तो सेम ही रहेगा ना, जैसे अब ये लेंथ वायर थी, अब मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज करूंगी, इस पे फोर्स अप्लाई किया मैंने, तो इसकी क्या हो गई, लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, बट इसका डायमीटर डिक्रीज हो गया। लेंथ इंक्रीज हुई बाय डेल्टा L से एंड डायमीटर डिक्रीज हुआ बाय डेल्टा D से। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और हमारे पास लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, जो हमारे पास क्या हुई है, इसकी डायमीटर में चेंज आया है ना, तो चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि भाई एक बढ़ेगा तो दूसरा तो घटेगा ना, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो डायमीटर तो डिक्रीज होगा। पॉइजन रेशियो होता है लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का रेशियो। लेटरल आपके पास आ जाएगा माइनस डेल्टा D डिवाइडेड बाय D और लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉइजन रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हमने एक एग्जांपल ही लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर लेंथ इंक्रीज हुई है तो डायमीटर डिक्रीज हुआ है, दैट्स वाई हमने वहाँ पे साइन किसका लगाया था, माइनस का लगाया था, क्योंकि क्या नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि आपका लॉन्गिट्यूडनल और जो लेटरल स्ट्रेन होगा वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो डायमीटर इंक्रीज होगा। ठीक है, बिकॉज पॉइसन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन का रेशियो है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी और कोई भी डायमेंशन इसकी नहीं होगी, ये हम बात कर ही चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। एक वायर है, स्ट्रेच्ड वायर है, जिस वायर को आपने स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच करके बहुत लंबा किया है, अब आप उस वायर की क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेक करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये वायर है, ये हैंग्ड है, इसकी ओरिजिनल लेंथ L थी, बट आपने इसमें फोर्स अप्लाई किया, इसको स्ट्रेच किया, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, स्मॉल l हो गई, मतलब इसकी लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया डेल्टा L से। ठीक है, तो अब देखिए हमें पता है क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होगा हमारे पास, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या है, स्मॉल l, ओरिजिनल लेंथ क्या है, डेल्टा L। अब यहाँ पे यंग मॉडुलस अगर आप देखिए लेंथ है तो यंग मॉडुलस करना पड़ेगा y which is stress upon strain F by L divided by small l by capital L which is F L by AL। ये हो गया, ये हमारे पास यंग मॉडुलस की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y A स्मॉल l बाई कैपिटल L। अब आपने वायर को स्ट्रेच किया है तो मतलब क्या है, आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क किया है। वर्क हमारे पास क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क होगा F इंटू DL, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F क्या है, वाई ए स्मॉल l बाई कैपिटल L इंटू DL। नेट वर्क डन निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वर्क डन आपने एग्जैक्टली में किया ही कितना है ना। ये हमारे पास आ गया था वाई ए एल डिवाइडेड बाई L इंटू DL, आपने इंटीग्रेट किया, लिमिट आपने 0 से L ली, क्योंकि आप इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, वायर को इंक्रीज किया ना उसकी लेंथ L लिमिट तक, है ना। अब यहाँ पे देखिए वाई ए, अब आप इसका अगर इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे होगा,
W हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 से L वाई ए एल डिवाइडेड बाय L इंटू डी एल। वाई ए बाय एल को मैं कैपिटल L जो कि उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वायर की, उसको मैं बाहर रख सकती हूँ। 0 से L मेरे को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है एल डी एल। तो ये क्या आ जाएगा, वाई ए बाय एल, एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 0 से L, तो लिमिट्स पुट करती हूँ, वाई ए बाय एल, एल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, यही आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय एल इंटू एल स्क्वायर बाय 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वाई ए बाय 2 इंटू एल स्क्वायर बाय एल, 1/2 को मैंने बाहर लिख लिया, वाई ये रहा, एल बाय एल एज ए लिख दिया, और ए एल से मल्टीप्लाई कर दी, एल से ही हमने क्या कर दी, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो रही है, वॉल्यूम हो रही है वायर की, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो रही है, ठीक है। वाई हमारे पास यंग मॉडुलस है, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन होता है ना, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल स्ट्रेन होगा। अब यहाँ पे देखिए यंग मॉडुलस को मैं क्या लिख सकती हूँ, यंग मॉडुलस मेरे पास क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग मॉडुलस को मैं लिख सकती हूँ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मल्टीप्लाई स्ट्रेन का स्क्वायर और मल्टीप्लाई वॉल्यूम। एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कैंसिल, तो हम इसको 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी इसको लिख सकते हैं कि अगर आपने एक वायर को स्ट्रेच किया है तो आपने कितना वर्क किया है, और वही वर्क आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कुछ मटेरियल्स के लिए, जैसे डक्टाइल मटेरियल के लिए ये है जिसमें प्लास्टिक रीजन बहुत होगा, ब्रिटल मटेरियल के लिए हम देख चुके थे प्लास्टिक रीजन कम था, दैट्स वाई ये सडनली ब्रेक हो जाती थी, है ना। रबर, नेचुरल रबर की बात करें, क्या नेचुरल रबर अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करती है, नहीं करती ना, ओरिजिनल पाथ तो कंप्लीटली रिट्रेस नहीं करती है, और परमानेंट स्ट्रेन भी नहीं आता है, और रिटर्न बैक आ जाती है, मतलब उसकी शेप में थोड़ा बहुत चेंज आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल ए एंड बी एज शोन इन फिगर। आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं, एक ए है एक बी है, उन दोनों के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको गिवन है, आपको बताना है कि किसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा। देखिए यंग मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रेस ए पे ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो ए का यंग मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब कौन सा स्ट्रोंगर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए पे स्ट्रेन ज्यादा लग रहा है, दैट्स वाई ये क्या है, स्ट्रोंगर है ना, ये ज्यादा स्ट्रेन लग रहा है तभी ये स्ट्रोंगर है, बी पे कम लग रहा है तो वो वीक है। अब यहाँ पे कहा है यंग मॉडुलस क्या रबड़ का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टील, नहीं, मैंने बताया था यंग मॉडुलस स्टील का ज्यादा होता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, स्टील मोर इलास्टिक होती है एज कंपेयर टू रबड़। अब यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल है, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेरिक। यहाँ पे क्या हुआ है, ग्लास स्लैब पे प्रेशर कितना लग रहा है, 10 एटमॉस्फेरिक का लग रहा है, आपको उसके लिए क्या है, फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये फाइंड आउट करना है, डेल्टा वी बाय वी। अब बी हमें पता है बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क वॉल्यूम की बात आ रही है तो बल्क मॉडुलस लगाएंगे। बल्क मॉडुलस क्या होता है, फोर्स स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम प्रेशर भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी। प्रेशर हमारे पास 10 एटमॉस्फेरिक है, मैंने इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लिया, और मुझे पता है ग्लास स्लैब का बल्क मॉडुलस कितना होता है, 37 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो मेरे पास जो है चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आ गई ग्लास स्लैब की, जब मैंने उस पर क्या है कितना प्रेशर अप्लाई किया, ये प्रेशर मैंने अप्लाई किया 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने यहाँ पे इस चैप्टर की एक वन शॉट क्या है लर्निंग कर ली है, वन शॉट हमने लर्निंग की, उसमें हमने देखा है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है। अगर आपको इस चैप्टर में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चैप्टर की, आप इसकी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को अभी जाके डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू।